राम राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इसमें वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके ऊपर। दोस्तों, अगर ये चैप्टर ना समझा तो मेरा मानना है कि आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकोगे, क्योंकि हिस्ट्री को जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों की आवश्यकता होती है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्रोत हैं, क्योंकि बार बार फिर वो शब्द आपके सामने आते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट तो नहीं सेकंड चैप्टर है, लेकिन मैं उसको फिर से करवा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर को समझे बिना आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते। आज इस वीडियो में इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो जल्दी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर ना, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, साथ के साथ मैं समझाते चलूंगा, आप देख लेना। तो इस वीडियो को आज को शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो 3 भागों में बटे हैं: साहित्य साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। आगे फिर ये बटे हुए हैं। साहित्य साक्ष्य की बात करें तो 2 भागों में, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी आगे 2 भागों में है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण उत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो आपके वेद, उपनिषद, आर्णक्य, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, वेदांत, सूत्र साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ ये आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ये आते हैं। ब्राह्मण साहित्य यानी आप समझ ही चुके हो, हिंदू धर्म से जो रिलेटेड है, ब्राह्मणोत्तर जो अन्य धर्मों से है, ये है। लौकिक साहित्य की बात करें तो आपके जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और जीवनी ग्रंथ है जितनी, वो आपके लौकिक साहित्य में आते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो यूनानी लेखक, चीनी, अरबी, जितने भी लेखक आए हैं यानी कि विदेशी आए हैं, उन्होंने जो लिखा है उनका है। तीसरे में आपका जो ये पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें आपके अभिलेख, सिक्के, मृत बांध ये सब आते हैं। तो यानी कि जो हमें सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, खुदाई में प्राप्त होते हैं, वो आपके पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हम बातें करते हैं। पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य, जिसमें हम ब्राह्मण साहित्य की बातें करेंगे। और ब्राह्मण साहित्य में हमने क्या करना है, सबसे पहले वेद। वेदों के बारे में बात करें, वेदों के जो संकलन करता है वो कृष्ण देव पायन थे। वेद है संस्कृत भाषा और पद में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। अथर्ववेद में भी गद अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का 6वां भाग है। वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी कि अब ये पूछ सकता है कि वेद किस में है, पद में है, गद में, वो आपको पता होना चाहिए। केवल यजुर्वेद गद और पद में है, और अथर्ववेद में कुछ अंश है, वो 6वां भाग है गद में, यानी कि ज्यादातर आपके पद में है। और कितने वेद है हमारे? 4 वेद है, याद रखना। संकलनकर्ता कौन होता है? जो इकट्ठा करने वाला या फिर लिखने वाला नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। संकलन करना, इकट्ठा करना होता है वो कृष्णदेव पायन थे, लिखने वाला नहीं है। आगे बात करें वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण यानी कि भ्रम यानी यज्ञ, यण यानी व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आपको पता लग गया, जो यज्ञ की व्याख्या करते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्याएं हैं, गद में की गई है, यानी कि आप वेदों को समझने के लिए उनकी जो व्याख्या गई है, यानी कि और सरल रूप प्रदान करने के लिए आगे लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। ये आगे यही लिखे जाएंगे, भाई ध्यान रखना इस चीज का, यानी कि वेदों को समझने के लिए ही बार बार इन्हें लिखा गया, ताकि और छोटा रूप और सरल रूप से आम जनता इनको समझ सके। इसी कड़ी में दूसरे नंबर ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें वेदों की व्याख्या की गई है, और किसमें? गद में। याद रखना, कुछ नाम ले तो कौशिकी, शतपथ आदि ये ब्राह्मण ग्रंथ है। आर्णक्य की बात कर लेते हैं। अर्ण यानी कि जंगल, यत यानी कि ज्ञान। अब आर्णक्य क्या? रहस्य भी कहा जाता है, यानी कि जो जंगल में भी ज्ञान प्राप्त किया जाए वो आर्णक्य। इनको क्या कहा जाता है? रहस्य भी। इसमें योगों की जो आध्यात्मिक व्याख्या वो मिलती है। अब आध्यात्मिक आप समझते होंगे, योगों की जो आध्यात्मिक प्रभु से रिलेशन जो कहेंगे, या भक्ति खासकर आध्यात्मिक अंदर से, उनके बारे में केवल व्याख्या मिलेगी वो आर्णक्य में मिलेगी, क्योंकि जंगलों में तप ही करते हैं ऋषि मुनि बड़े बड़े, इसीलिए। तो आर्णक्य दार्शनिक ग्रंथ है, जिनके विषय क्या है? आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि, और आप अच्छे से समझ चुके होंगे इनको देखकर। फिर है आपके उपनिषद। उप यानी गुरु के पास, नि यानी शिष्य का, असुत मैंने बैठना। गुरु के समीप बैठकर जो शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है वो है उपनिषद, ये इनकी व्याख्या होगी। अब वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग वो उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं।
क्यों? यानी कि इस कड़ी में वेदों को ही समझने के लिए जो अंतिम है, अब जब गुरु के पास बैठकर उनको समझने लगे तो वो उपनिषद कहलाए हैं वेद, इसलिए इनको क्या कहा? उपनिषदों को वेदांत। अब उपनिषद आपके गद में भी है, पद में भी, और गद और पद दोनों में है। अब कौन से किस में, और ध्यान रखना, पद में जो केवल पद में है वो आपके मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर, कठ एवं इस उपनिषद है, और जो गद में खाली वो मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि, और सबसे प्राचीन जो उपनिषद वो गद में ही है, ये याद रखना है। ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए याद रखना है। जो गद और पद दोनों में है वो है केवल कैन व पर्सन उपनिषद, यानी कि दो केवल, ये गद और पद दोनों में है। और सबसे बड़े की बात करें, सबसे विशाल उपनिषद आपका बृहदारण्यक है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, बड़ा और छोटा भी याद रखना। कुल संख्या की बात करें तो 108 इनकी संख्या है। अब उससे आगे है वेदांग आपके, जो वेदों को समझने के लिए, अब वेदों को और अच्छे से समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई। सूत्र शैली में की गई है। 6 वेदांगों का नाम क्रम से और विवरण सबसे पहले मुंडक उपनिषद में ही मिलता है। अभी हमने जो उपनिषद किए उनका क्रम से विवरण कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में। कौन कौन से? वो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 हैं। अब सूत्र साहित्य की बात कर ले। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की, अक्षुण्ण यानी कि मजबूत आधार प्रदान करने के लिए किसके सूत्रों की रचना की गई है? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। सूत्र साहित्य किसमें लिखे गए? गद में। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया, यानी कि जिसमें विधि और नियम बताए गए हैं, उनको कल्प सूत्र कहा जाता है। वो कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4, यानी स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र एवं सुलभ सूत्र और ग्रह सूत्र। इनमें इन अक्षरों से संबंधित विधि और नियम बताए गए हैं। अगला महाकाव्य। रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है, पता है, तो पहले रामायण की बात करते हैं। रामायण हमारा आदि काव्य, सबसे प्राचीन काव्य माना जाता है, और वाल्मीकि हमारे आदि कवि है। वाल्मीकि का जो प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। रामायण में 7 कांड है और मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे। बाद में पढ़कर 12000 हुए और अंततः 24000 हुए इसमें, यानी कि आज बात करें 24000 श्लोक है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता पड़ा है। याद रखना इसके बारे में, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में, ये याद रखना है कि उसमें कितने हजार श्लोक है रामायण में। महाभारत की बात करें तो यह महर्षि व्यास की कृति है, परंतु इसके जो लिपिक वो भगवान श्री गणेश थे, ये माना जाता है। श्लोक की बात करें, जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता था। 24000 होने पर भारत नाम पड़ा और 1,00,000 होने पर महाभारत या फिर सत सहस्त्री संहिता पड़ा। महाभारत में बात करें तो कुल 18 पर्व हैं और भगवत गीता छठे पर्व यानी कि भीष्म पर्व का भाग है। तो रामायण 7 कांडों में, यानी कि उनके आप चैप्टर समझ सकते हैं, और ये 18 पर्वों में उनके चैप्टर समझ सकते हो, उसमें फिर पार्ट हैं, ये बटे हुए हैं। तो छठा भाग में जो कौन से हैं? भीष्म पर्व, उसका भगवत गीता उसी का भाग है, ये जरूर याद रखना। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था 18 दिन तक चला था। पुराणों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी संख्या 18 है, और पुराणों के जो रचयिता है वो लोमहर्ष या फिर उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। क्या है पुराणों में? राजाओं की जो वंशावली है केवल 5 ही पुराणों में मिलती है, 13 पुराणों में नहीं। आपको कौन कौन से, क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते इन 5 पुराणों का आपको पता होना चाहिए, राजाओं की वंशावली इसमें मिलती है। कौन कौन से हैं? वायु, विष्णु, मत्स्य, ब्रह्मांड, भागवत, ये 5 पुराण हैं जिनमें इनके राजाओं की वंशावली दी गई है। स्मृति मुख्यतः विधि विशेषक ग्रंथ है जिनमें कानूनों के बारे में बताया गया है। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। मौर्योत्तर काल की जो है वो है मनुस्मृति। मौर्योत्तर यानी कि मौर्य के बाद का काल, उसमें मनुस्मृति। और गुप्त काल में कौन कौन सी लिखी गई है? वो है याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन। और पूर्व मध्यकाल यानी कि 600-700 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जो लिखी गई वो है देवल। और सबसे प्राचीन इसमें कौन सी है और बड़ी या प्रसिद्ध कहे, वो आपकी मनुस्मृति ही है। तो ये स्मृति। अब ब्राह्मण उत्तर साहित्य यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड हमने कर लिया। ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें जिनमें आपके बौद्ध ग्रंथ है, जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनकी भाषा पाली है,
तो 3 है इनकी संख्या। त्रिपिटक इसलिए नाम पड़ा है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की बात करें तो यह सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है, यानी कि वो बोल रहे हैं, किसी को बता रहे, तो जो संवाद है वो इकट्ठा किया गया है। और इसके जो संकलन करता थे वो थे आनंद, जो कि महात्मा बुद्ध के परम शिष्य भी थे। यह 5 निकायों में विभक्त है, यानी सुत्त पिटक कितनी आगे भागों में बटा 5 निकायों में, जो दिग निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुदक निकाय है। और अंगुत्तर इन 5 निकायों में से एक है, जो अंगुत्तर निकायों में ही 16 जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है। याद रखना ये इंपोर्टेंट है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ के। विनय पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध संघ की जो स्थापना एवं संघ के जो नियम है वो बताए गए हैं, किस तरह बौद्ध संघ की स्थापना हुई और जो नियम है। विनय पिटक में महावीर और बुद्ध को समकालीन बताया गया है और इसके संकलनकर्ता थे उपाली। तीसरा है अभिधम पिटक। यह पिटक प्रश्न उत्तर रूप में, यानी कि प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर दिया गया है, इसलिए प्रश्नोत्तर रूप में है। इस पिटक में बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित हुआ है। और अभिधम पिटक में सबसे पहली बार जो संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, यानी कि अब ये पूछ ले कि बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में या पिटक में, ग्रंथ कह सकते हो, क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है, सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ? वो अभिधम पिटक में हुआ है, याद रखना है। और इसके संकलनकर्ता थे मोगलीपुत्र तीस। त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद-पनो बौद्ध ग्रंथ है, और भी बहुत है, ये कुछ फेमस है। अब जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी कि सिद्धांत या फिर आगम। और जो अधिकांश जैन ग्रंथ है वो प्राकृत और पाली भाषा में ही है। जैन साहित्य में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको चरित भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश 3 भाषाओं में है। अपभ्रंश उस समय की आम बोलचाल की, प्राकृत ये आम बोलचाल की भाषा थी, याद रखना है। प्रमुख पुराणों में पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण एवं कालिका पुराण है। और इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ पृष्टि पर्वन, भद्रबाहुचरित, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, आवश्यक सूत्र और कालिका पुराण है। भद्रबाहुचरित के लेखक जो रतन नंदी थे, क्योंकि अगर ये देखो भद्रबाहुचरित, भद्रबाहु नहीं थे, यानी कि उनके ऊपर लिखे थे भद्रबाहुचरित, लेखक है रतन नंदी थे। और भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई है, याद रखना। कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु थे। अब किसके? भद्रबाहु किसके लेखक थे? कल्प सूत्र के। और कल्प सूत्र में जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो मिलता है। तो ये जैन ग्रंथ के बारे में हो गया। अब लौकिक साहित्य की बात करते हैं, जिनमें आपकी अर्थशास्त्र है सबसे पहले, जो किसने लिखी? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, कोई भी नाम याद रख सकते, तीनों ही याद रखना, उसने लिखी थी। इसके अलावा अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। जो अष्टाध्यायी जो रचना है पाणिनि की वो है। महाभाष्य है पतंजलि ने जिसकी रचना की थी। मालविद अग्निमित्रम है जो कालिदास ने लिखी थी। बुद्ध चरित की रचना अश्व घोष ने की थी, ये है आपकी। मुद्रा राक्षस जिसकी विशाख दत्त ने रचना की। विक्रमांक देव चरित जिसके बिल्हन ने रचना की थी, एक बुक का नाम जरूर पूछा जाएगा, याद रखना है सारी। राजतरंगिणी जिसकी रचना कल्हण ने की। अब कल्हण और बिल्हण में याद रखना इंपोर्टेंट है, बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित लिखी है और राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है। इसके अलावा रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इनके रचना सम्राट हर्षवर्धन ने की है। और हर्षवर्धन के ऊपर हमने डिटेल से वीडियो बनाई है, चैप्टर उसका जो हर्षवर्धन का इस सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं उसकी वीडियो। अब आगे बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण को लेकर, जिसमें आपके सबसे पहले यूनानी लेखक हैं हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को जिसको इतिहास का पिता कहा गया है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। लेकिन हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए, इन्होंने सुनी सुनाई बातों पर ही अपने बारे में, यानी कि भारत के बारे में विचार अपनी बुक में लिखे हैं। इसके अलावा इंपोर्टेंट मैक्सनीज है, क्योंकि मैक्सनीज ही भारत आया था। मैक्सनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका बुक है जो वो लिखी है। इसके अलावा पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी है, जो लाल सागर का विवरण नाम से है, लेकिन लेखक अज्ञात है। एक इम्पोर्टेंट बुक है, भारतीय व्यापार के बारे में ये हमें जानकारी देती है।
इसके अलावा टोलेमी ज्योग्राफी बुक लिखी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का, न्यूयार्कस आनिस्क्रिप्स अरिस्टोबुलस, ये तीनों इंपोर्टेंट हैं क्योंकि ये सिकंदर के साथ आए थे, इन्होंने जो देखा उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। अब चीनी लेखकों की बात कर लेते हैं जिनमें आपके फाहियान हैं जो फो को की बुक लिखते हैं। इसके अलावा ह्यूनसांग या युआन चुआंग या सवेन जंग, इसके 3 नाम है, हुआनसुआंग, युआन चुआंग या सवेन जंग। इन्होंने बुक लिखी सीयू की, हर्षवर्धन के समय आते हैं। फाहियान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आते हैं, दोनों का याद रखना किस राजा के समय कौन सा आता है। चीनी यात्री हैं। इसके अलावा इटिशिंग, इनके पुस्तक का अनुवाद, क्योंकि इनकी बुक का नाम तो पता नहीं, लेकिन इसकी जो बुक थी कुछ भागों में मिली थी, उसका अनुवाद तक्कुश ने किया था, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से। ये चीनी है। अरबी लेखकों में बात करें तो सुलेमान है, उसने सिलसिलतुत तवारिक बुक लिखी। इसके अलावा अल मसूदी है, उसने मुरुजूज जहब लिखी। इसको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है, याद रखना, अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस। इसके अलावा अल बरूनी है जिन्होंने तहकीक है हिंद लिखी है। आप अल बरूनी को जानते हो, इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी है, याद रखना, क्योंकि अल बरूनी वह व्यक्ति था जिसने, या फिर वो मुसलमान कहेंगे हम, वो मुसलमान था अल बरूनी जिसने पहली बार संस्कृत सीखी, यानी किसी मुसलमान ने अगर पहली बार संस्कृत बोली या सीखी वो अल बरूनी है। इसके अलावा मार्को पोलो है जो इल मिलियन, इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, बुक लिखता है। मार्को पोलो के बुक का नाम इल मिलियन है और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। अब इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं जिसमें आपके सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, उनके बारे में। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है विभाग, उसके जनक किंगम को माना जाता है, जिसका कार्यभार किंगम ने 1871 ईस्वी में संभाला था, यानी कि तब से इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें पहले अभिलेखों के बारे में बात करते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी कि पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, याद रखना है। इसके अलावा जो प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि किस तरह अध्ययन किया जाता है उसकी भी एक पढ़ाई होती है अलग से, उनको क्या कहा जाता है याद रखना है। अब जो लिपि पढ़ सकते हो पैलियोग्राफी, जो अभिलेख पढ़ सकते हो एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र होते हैं। और जो प्राचीन तिथियों के अध्ययन, लिपि अलग है और तिथि अलग, जो डेट्स के बारे में बात करते हैं हम डेट पढ़ेंगे, उनको पैलियोग्राफी कहा जाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट बात करते हैं अभिलेख की। बोग्ज कोई अभिलेख है, यह एशिया माइनर यानी तुर्की में स्थित है और यह सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1380 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके अलावा गरुड़ स्तंभ लेख है जो कि बेशनगर में यानी विदिशा में है, जिसके संस्थापक हेलियोडोरस थे। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। एहोला अभिलेख है जो कि पुलकेशन द्वितीय का, लेकिन लिखा रवि कीर्ति ने था। दो तीन हमने इंपोर्टेंट अभिलेखों के बारे में बात कर ली। सिक्कों के बारे में बात करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्रारंभिक जो सिक्के थे वो आहत या पंचमार्क कहलाते थे। क्यों? क्योंकि आहत और पंचमार्क इसलिए कहलाते थे, उनकी कोई शेप नहीं होती थी, केवल लिया जो मुद्रा जिस चीज की बनानी थी, खासकर चांदी के ही होते थे, उन पर ऊपर से थप्पा मार दिया जाता था जो किसी भी आकार में बदल जाते थे। यानी कि वो कहें तो ना तो पूरे गोल होते थे ना त्रिकोणीय, अपने ही जो आकार बनते थे वो आहत या पंचमार्क सिक्के होते थे। आहत सिक्कों को कई बार ये क्वेश्चन आया है कि क्या कहा जाता था साहित्य में, तो इन्हें कार्षपण, पुराण, धरन, सतमान आदि कहा गया है। और समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है, यानी कि जिस चीज से उसको बनाया जाता था, जो ऊपर से वेट मारा जाता था उस पर सूर्य का अंकन होता था और वो उस सिक्कों पर छप जाता था। सबसे पहले सिक्कों पर अगर लेख लिखवाने का कार्य किया हुआ हिंद यवन शासकों ने किया लेख लिखवाने का। और सबसे पहले भारत में हिंद यवन शासक डेमेट्रियस द्वितीय, किसी कौन सा नाम है, द्वितीय है, डेमेट्रियस द्वितीय द्वारा द्विभाषी और द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया, यानी कि 2 भाषा 2 लिपि एक साथ जिस सिक्के पर थी वो डेमेट्रियस द्वितीय ने जारी किए। द्विभाषी एवं द्विलिपीय वाले सिक्के बंद करने का जो श्रेय है वो कुषाण शासक कनिष्क को जाता, उसने इन सिक्कों को बंद किया था। हिंद यवन शासकों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। अब ये याद रखना, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए।
विषय में सबसे पहले निखिल की मुद्राएं हिंद यवन शासकों ने चलाई। निखिल एक मुद्रा होती है, याद रखना। सबसे पहले या सर्वाधिक मात्रा में जो शीशे के सिक्के हैं वो सातवाहनों ने चलाए थे। अब शीशा यानी कि आपका जो देखने वाला शीशा नहीं है काज, शीशे एक मुद्रा होती है ये, तो उसके सिक्के हैं ये। और सबसे ज्यादा अब सातवाहनों ने इसलिए कहा यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में, हम पहले नहीं कहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में चलाए थे इन्होंने। थोड़ा बहुत जिक्र तो पहले भी मिलता है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में सातवाहनों ने ही चलाए हैं। और सर्वाधिक अब तांबे की बात करें या फिर शुद्ध सोने की, देखो सबसे पहले सोने के हिंद यवन शासकों ने चलाए, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के या फिर तांबे के सबसे पहले जो सिक्के चलाए वो कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे, याद रखना। अब सोने से रिलेटेड देखो, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए, शुद्ध सोने के कुषाण वंश के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंशों ने चलाए थे, गुप्त शासकों ने। जो गुप्त शासकों में भी कुमार गुप्त प्रथम ने सबसे ज्यादा प्रकार के और संख्या में भी सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे, कुमार गुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश का जो शासक था। अब गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, ये याद रखना है। तो यानी कि आपने सिक्कों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इस एग्जाम में भी, दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन सिक्कों के बारे में पूछे जाते हैं। अब करते हैं मृद भांड के बारे में लास्ट। भारत में जो सबसे पहले तक्षशिला के उत्खनन से मृद भांड के पुरातात्विक महत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ कि इनसे भी हमें जानकारी इतिहास की मिल सकती है। तो कुछ ये टर्म मिलती है जैसे कि BRW यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि काले एवं लाल जो मृद भांड है, इसे ही प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमुख मृद भांड माना जाता है, यानी कि उस समय का। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, जल्दी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि यानी कि ये हिस्ट्री किस भागों में डिवाइड है, ये क्या है, ये जल्दी ही पोस्ट करूंगा, तो वेट करना आप। आगे OCP यानी कि ओक कलर्ड पोएट्री यानी कि गैरिक मृद भांड, ये जो उत्तर हड़प्पा या ताम्र पाषाण काल है उस समय के मृद भांड है, यानी कि किस समय के, इनसे ये पता लगता है उत्तर हड़प्पा के बाद का काल। PGW यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर, ये चित्रित धूस मृद भांड है, ये उत्तर वैदिक जो साहित्य है उसके समकालीन यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है उसके आसपास के ये आपके मृद भांड है। और इसके अलावा जो आपका है वो है NBPW नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काले पालिशदार मृद भांड। इसकी जो काल अवधि है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से मौर्य काल तक मानी जाती है, और यही बुद्ध युगीन या फिर मौर्य कालीन विशिष्ट मृद भांड थे, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और मौर्य काल तक या फिर बुद्ध काल तक कह सकते हैं, यही मृद भांड थे और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सोर्सेज के ऊपर वीडियो कंप्लीट। तो दोस्तों ये वीडियो थी सोर्सेज के ऊपर, भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं वो सारी जानकारी। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।